अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सियामी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक और ईद की खुशियां पूरे इस साल के लिए आपको मुबारक हों। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियां लेकर आए। लेकिन हमारी ये ईद जो है वो यूँ समझें कि इस तरह से बर्बाद हुई, इसको मैं बर्बाद कहूँगी। ये हर औरत के लिए एक बर्बादी का ही समा था कि जब हमने ईद से पहले चांद रात जो आती है उसमें एक नहायत अंदोहनाक कत्ल देखा, और वो कत्ल देखा नूर का। इस बेनूर माशरे में एक नूर जैसी जो बच्ची ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा सबसे आगे रहती थी, वो ख़ुद मर्दों की सोसाइटी में मर्दों का के जुल्म का शिकार होकर अपनी जान से जिस तरह उसने हाथ धोए, वो लम्हा फ़िक्रिया है कि जो कातिल है उसने ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर तशद्दुद किया बल्कि 2 रोज़ उसको हॉस्टेज भी बनाए रखा अपने घर पर। और जो तशद्दुद की एक लंबी दास्तां है जो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आती है, वो पढ़ने के बाद, वो देखने के बाद दिल खून के आंसू रोता है। और फिर जिस तरह उसको गोली मारकर पहले मारा गया और उसके बाद उसका सर जो है वो एक तेज़धार आले के साथ कत्ल करके तो धड़ से अलग कर दिया गया। अभी इसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे, तो उससे पहले हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि जो गुज़िश्ता 1.5 हफ्ता है उसमें 3 औरतें, 3 बड़े हैशटैग और तीनों ख़वातीन जो इससे पहले थी उनके जो शोहर हज़रात थे उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको मार डाला, जिसमें कुर्रतुल-ऐन का भी आपने देखा, आपने साइमा का भी देखा। बल्कि आज की प्रेजेंट में आपको बात बताऊं कि कराची में भी एक लड़की को गोली मारकर मार दिया गया है, और अभी इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आ रही है। ऑनर किलिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लड़की का भाई गायब है। इससे पहले उस्मान मिर्जा का जो केस था उसमें आपने देखा कि किस तरह से एक खातून और एक जो मर्द है उसको ज़लील व ख्वार किया गया, और मैं कहती हूँ कि फिर उनको ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस बना के ना सिर्फ भत्ता लिया गया उनसे, बल्कि वो पूरी सोसाइटी में भी फैला दिया गया। तो डायलॉग होना चाहिए अब इसके ऊपर के घरेलू तशद्दुद या बाहर तशद्दुद जो होता है औरतों के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर बातचीत की जाए। अब शर्म, हया, ये सब एक साइड पे रखनी पड़ेगी और औरतों को अब इसके ऊपर बात करनी होगी। और ये जो गूंज है इस डायलॉग की, ये अब पार्लियामेंट में भी जानी चाहिए। इसी हवाले से हमारा जो आज का डायलॉग है इसमें हमने दावत दी है अफशान तहसीन, समाजी कारकुन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, और जो पाकिस्तान का चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो कमीशन है उसकी चेयरमैन भी हैं। फरजाना बारी साहिबा समाजी कारकुन हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी। मोहम्मद अनवर साहब हैं, समाजी रहनुमा हैं और सोशल वर्कर हैं, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से काफ़ी काम करते हैं और आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं। और माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाज़िया शहज़ादी। तो सबसे पहले अफशा आपकी तरफ मैं आऊँगी कि बीइंग वुमन, हाउ डिड यू फील कि 3 ख़वातीन, तीनों के ऊपर जुल्म हुआ और ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड भी रहा, हैशटैग भी बना। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं नोटिस लेते, पुलिस जो है वो उस तरह एक्टिवली काम नहीं करती। अभी ये जो वाक़या हुआ है नूर का, इसने तो पूरे इस्लामाबाद की जो ख़वातीन है उनको इतना इनसिक्योर कर दिया है कि बच्चियां लिटरली कहने लग गई हैं कि ना तो वो शादियां करेंगी और ना ही अब वो किसी मर्द के ऊपर भरोसा करेंगी। थैंक यू वेरी मच अरूज। सबसे पहले तो जैसे आपने सबको ईद मुबारक कहा, मेरी तरफ से भी तमाम आपको और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने भी कहा कि ईद हमारे लिए फीकी पड़ गई थी, और कोई शक नहीं है कि एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं बिल्कुल, मेरे ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर हुआ और बहुत अफसुर्दगी हुई, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, बहुत डिप्रेशन हुआ। और यके बाद दीगरे जो इस तरह के वाक़यात आ रहे थे और जिस तरह से उनके बारे में सुना जा रहा, और जिस तरह तशद्दुद के साथ उन ख़वातीन को मारा गया, मुझे नहीं लगता कि ये हम एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कैसे माशरे की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि इंसानियत जो है उसको हर तरफ नज़र आना चाहिए। तो ये बहुत ही एक अंतनाक, ख़ासकर नूर का वाक़या जो सबसे लेटेस्ट है हुआ, और जिस तरह से तशद्दुद हुआ, एक अलमिया है, एक मुझे कहना चाहिए कि एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसके ऊपर हमें अब सोचने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। वो क्या महरक़ात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आम होती जा रही हैं सोसाइटी में, और बिल्कुल इन चीज़ों का लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में हम खाते हैं,
पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, इन चीज़ों को भी हमने इसी तरह से लेना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि हमारे यहाँ तालीम के साथ शऊर ज़्यादा आए, बजाय इसके कि हम एक मस्बत तरफ हमारा माशरा जाए, बजाय इसके कि औरत और मर्द की आपस में ज़्यादा बेहतर तौर पे हम आंगी हो। माशरा अगर तरक्की कर रहा है तो तरक्की करने का मतलब ये नहीं कि साइंस में तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो माशरे में तरक्की का ये होता है कि उस माशरे में एक सुकून है, माशरे में हम आंगी है, माशरे में बराबरी है, माशरे में इंसाफ है, जस्टिस है, माशरे में इंसान महसूस करता है कि मैं एक पुराने ज़मानों की तरह एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं रह रहा, मैं एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी का हिस्सा हूँ, जहाँ पे तहजीब है, जहाँ पे कोई मर्द है, औरत है, भाई है, बेटी है, हर कोई सिक्योर है, महफूज है और एक रिस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े शहरों में, और फिर ये बात भी नहीं है कि हम कहें जी तालीम की कमी है, गुर्बत है, जहालत है। आप देख लें, चाहे कोई गरीब जो घर है या कोई मुतवसत तबका है या कोई बहुत ही अमीर है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, बिहेवियर एक जैसा है, तशद्दुद एक जैसा है, वो जो औरत पे इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं वो एक जैसे हैं। अब ये हमें सोचना है कि आखिर हमने ये नहीं कि अगर कोई वाकया हो गया और उस वाकये को सिर्फ इंसाफ देना है, बल्कि इस वाकये को बुनियाद बना के हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह के क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से माशरे में तशद्दुद बढ़ रहा है। ख़वातीन को डायरेक्ट अब तो बगैर सोचे समझे गोली मार दो, तेज़ाब फेंक दो, पहले तो चूल्हे फटा करते थे, अब तो बाकायदा छुरी चाकू जो भी हथियार है सोचा समझा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल डर खौफ लगता है खत्म हो गया माशरे में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके डर खौफ जो है वो ख़त्म हो गया है। और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जो हम पहले पढ़ा करते थे कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने औरतों को कुछ समझना ही छोड़ दिया है। इज्जत तो बहुत दूर की बात, हरासमेंट तो बहुत दूर की बात, अब तो वो जान लेने के दर पे हो गए हैं। और जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो अचानक जो है वो ना सिर्फ ये कि तशद्दुद करते हैं बल्कि कत्ल भी कर रहे हैं। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि हमारे मर्दों के रवैये को अब तब्दील होने की ज़रूरत है। अनवर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुआशरे में मर्दों के बढ़ता हुआ ये जो तशद्दुद पसंद रवैया है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इनकी तरबियत अच्छी नहीं हो रही, तालीम अच्छी नहीं दी जा रही, क्या गुर्बत है जैसे अभी अफशा ने बताया? लेकिन ये चीज़ आपने देखा कि बड़े घरों में भी और रिच लोगों में भी, रिच सोसाइटी में भी देखने में आई है और ज़्यादा तशद्दुद के साथ आई है। क्या वजूहात हो सकती हैं? थैंक यू रूज। अफशा की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अब ये चीज़ें जो है वो पहले तो हमारे चूल्हे फटते थे, लेकिन अब जो जिस तरीके से हो रहा है वो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ओपनली हो रहा है। अब उसमें ओपनली हो रहा है। उसमें दो तीन जो मेजर वजूहात हैं, एक तो यह है कि इंसाफ नहीं मिल रहा होता। अभी भी आप पिछले जितने भी आप केसेस हुए हैं आप उसको देख लें कि हमारा जो इंसाफ का प्रोसेस है इतना लंबा है और इतना उसमें गुंजाइश है कि वो बच जाते हैं, सारे बच जाते हैं। ये माफ़ी दे दिया, 10 साल बाद अगर किसी के ऊपर होगा तो उस वक्त तक गुस्सा वैसे भी ठंडा हो जाता है। हमारे जितने भी हमारा जो सारा प्रोसेस है, पहले तो ये है कि वो बरी हो गया, लोग कहते हैं अच्छा जी देख लेंगे, कल क्ला को फिर देख लेंगे, और जितनी जस्टिफिकेशन उसमें बना लेते हैं, वकील बड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम वो बच जाएंगे। एक तो उनको खौफ खत्म नहीं है जितना भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि खौफ खत्म हो चुका है। अगर उसको खौफ होगा कि नहीं मैंने ये पहले ऑलरेडी किसी ने अगर ये किया है, उसकी सजा मौत उसकी हो गई है, उसको हैंग कर दिया गया है या जो भी है, उसको उसके साथ क्विकली फास्ट इंसाफ हो और फिर उसके बाद फिर अगला भी उसको वो केयरफुल होगा। सोसाइटी में जब हम पेनल्टी लगाते हैं, जुर्माना करते हैं या सजा देते हैं, सजा का मेन ये होता है कि दूसरे लोगों को हम बताएं। अगर सजा होगी नहीं तो दूसरों को कैसे तनबीह होगी? सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा फिर ये है कि स्टेट हमारी खुद जो है वो अभी भी वो भी उसको स्नब कर रही होती है। अभी कराची में हमारे पिछले एक बड़े हाई अप्स ने उन्होंने कहा कि जो हमारे तो यहाँ बाकी दुनिया में तो ये होता है और पाकिस्तान में कुछ औरतों के ऊपर तेजाब फेंका गया या कुछ औरतों के ऊपर जुल्म किया गया और उसको वर्ल्ड लेवल पे इनाम मिला। बेहतर ये देखें अगर बाहर कई दुनिया में ऐसा नहीं होता। हमारी जो ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट है उसके अंदर 1000 औरतें कम से कम जो है वो हर साल जो है वो इसका शिकार हो रही हैं, जो फैमिली इस तरीके से डेथ हो रही होती है, जो फैमिली क्रैशेस में इस तरीके से ऑनर किलिंग का और ये हो रहा था। दुनिया में ऐसा नहीं होता था। अगर होता है तो उसको सजाए मौत हो रही होती है या उसको उसका हो रहा होता है। हम उसको इनकरेज कर रहे होते हैं कि नहीं यार छोड़ो जी, स्नब करो, इस चीज़ को स्नब करो। मजहबी रहनुमा हमारे वो भी हमारी एक औरत को एक सिर्फ
ये है कि जी वो एक 4-4 शादियां कर लो, 5-5 कर लो, खिलौना बनाया हुआ है। पहली बात ये खिलौना बनाया हुआ है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं है। अगर उसको आप इज्जत, औरत को आप इज्जत देते हैं, उसको इक्वल लेवल पे आप कह रहे हैं, कम नहीं है। अफशा और मैं यहाँ बैठे हैं, अफशा मुझसे सीनियर सीट पे वहाँ अपने ऑफिस बैठी हुई है, आप माशाल्लाह कर रही हैं, यहाँ सेफ है, आपकी सेफ है। लेकिन जब सर ये जो फिजिकली तौर पे हुआ है, लेकिन ये फिजिकल तौर पे प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल तौर पे अगर औरत सेफ नहीं है तो उसको मजबूत नहीं, उसका ये मतलब नहीं है फिजिकल तो वो भी हर वक्त अपने पास कोई ना कोई छुरी कांटा या अपने पिस्टल हर वक्त रखे, ऐसा नहीं है। औरतें जो है नरम दिल, वैसे भी औरतें नरम दिल होती हैं, लेकिन जो हमारी जो तशद्दुद हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नीचे से ऊपर से हर जगह पे हो रहा है। हम पहले कहते थे छोटे लेवल पे वायलेट हो रहा था, पढ़े लिखों में नहीं हो रहा था, गरीब लोग करते थे, गरीब लोग करते थे, मार दिया, ऑनर किलिंग करके मार दिया। लेकिन अब ये जो प्रोसेस चल गया, उसको अगर इंसाफ आपके सामने 2-4 मोटे लोगों को, वर्ल्ड जो हमारी डेवलप्ड वर्ल्ड है जिनको हम टॉप कहते हैं, वहां ये होता है कि जो जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा वो अगर जुर्माना वायलेशन करता है उसको उससे उतना ज्यादा उसको पेनल्टी पड़ती है। ये नहीं कि मैं भी अगर ट्रैफिक सिग्नल पे मैं वायलेट कर लिया, मुझे भी 700 रुपया जुर्माना है, और एक जो है वो ऐसा करोड़पति जो अरबपति जो है वो भी गुजर रहा है, उसको भी 700, उसके लिए तो वो मौजी क्यों नहीं है? वो तो चुप करके फेंक रहा है सारा। वो तो कह रहा है कि ये 700 लो यार, पर जान छोड़ो। उसको 700 के बजाय 7 लाख अगर उसको हो, यानी कि उसको पेन हो, जो पेनल्टी का या बाकी जो इसका यह है कि उसको पेन हो, जो तकलीफ देनी उसको पेन हो, तब उसको होगा। और इंसाफ के तहत यह है कि उसका इंसाफ क्विकली हो। और यहाँ जो दोनों पार्टीज, इवन के अभी जो हमारे जो सफीर 100 सफीर जो हमारे हैं सफरा है, उनकी जो यूनियन बनी हुई है, उन्होंने इसको हाईलाइट किया ज्यादातर। अदरवाइज तो अभी भी हाँ जी वो लाखों एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं मीडिया को, जो चैनल्स पे, क्योंकि उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट होती है। जो पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा पैसे वाले, वो खरीद रहे होते हैं सारे कि यार तुम मेरे खिलाफ जरा ना करना, बात करना। ये सारे मसाइल जो हैं वो इस तरीके से ये हमारे मुआशरे में पहली बात इंसाफ हो, और उसके बाद जो है उसको सजा मिले और दूसरों को इबरत का निशाना मिले, ये जुर्रत ना कर सके। अभी बात अगर हम करें हैदराबाद की कुर्रतुलैन की, या फिर साइमा की हम बात करें, या फिर हम ये नूर की बात करते हैं, या इससे पहले भी बहुत सारी खवातीन आई हैं जिनके मतलब बड़े बड़े लोग थे, जिनके शोहर जो थे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज थे, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो इस कदर ज्यादा था कि ना सिर्फ वो खवातीन जो है उन्होंने सालों वो डोमेस्टिक वायलेंस में सफर किया, बर्दाश्त किया, बल्कि फिर एक वक्त आया कि जान से भी वो चली गई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शादिया शहजादी माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम उनको टेलीफोन लाइन पर लेंगे और ज़रा जानेंगे कि मुआशरे में जो मर्दों का बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त और तशद्दुद भरा रवैया है, उसकी क्या वजूहात हैं और इतनी फ्रस्ट्रेशन मर्द में क्यों आ गई, क्या कौन सा इतना एतमाद जो है वो उसके अंदर आ गया है कि जिसकी वजह से वो अब औरत को या किसी और को वो इंसान नहीं समझता, स्पेशली औरत को इंसान बिल्कुल नहीं समझता, और जब जी चाहता है जैसे चाहता है तशद्दुद का निशाना बनाता है। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाता है बल्कि मैं फिर कहूँगी कि उसकी जान भी ले लेता है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जल्दी वापस आएंगे और डॉक्टर साहिबा से हम बात करेंगे, ज़रा वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे अवामिल क्या हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शादिया शहजादी। डॉक्टर साहिबा, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या वजह है कि मर्द को इतना एतमाद आ गया है, इतना मैं समझती हूँ कि उसमें एतमाद का इतना बड़ा लेवल आ गया कि उसने औरत को इंसान समझना ही छोड़ दिया है, और जब वो तशद्दुद करता है तो जब तक औरत की जान ना चली जाए वो उसको तशद्दुद करना उसके ऊपर बंद नहीं करता। क्या वजह है, इतनी फ्रस्ट्रेशन इस मुआशरे के मर्दों में क्यों आई है? अच्छा रोज थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी अपने आम लोगों के सुनने वालों के लिए कि वायलेंस आखिर होता क्या है और क्या साइकोलॉजिकल हार्म्स इसके क्या हो सकते हैं। तो जो वायलेंस है वो एक ऐसा मतलब फिजिकल फोर्स है या ऐसी पावर है जिसको यूज करके किसी को इंजर्ड कर देना, किसी को अब्यूज करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या डैमेज करना, या उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना या उसकी मौत कर देना, ये उसमें शामिल होता है। इसका एक साइकोलॉजिकल या इसको नफ्सियाती हार्म या उसका नफ्सियाती वायलेंस भी कहते हैं, जिसमें किसी को डिफेम करना, उसको वर्बली इंसल्ट करना, उसको हैरास करना या हैरासमेंट करना। ये बहुत सारी वजह से हो सकता है जो मर्द यूजुअली करते हैं, जिसमें फिजिकल वायलेंस आ जाता है, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस आ जाता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस, और उससे भी बड़ा आता है प्रिवेशन।
अब ये डेप्रीवेशन को लोग अमूमन समझेंगे नहीं, फिजिकल तो समझ के तेजाब फेंक दिया, मार कुटाई की, घर में खामिन ने मारा, मियाँ ने मारा, वो बेचारी चुप करके बैठ गई, तो ये तो फिजिकल वायलेंस हो गया। सेक्सुअल वायलेंस जो हम समझ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, लड़कों के साथ रेप करते हैं, खवातीन के साथ कोई कहीं महफूज नहीं है, ये सेक्सुअल वायलेंस में आ गया। साइकोलॉजिकल वायलेंस, उसको अब्यूज करना, उसको गालियां निकालना, इमोशनली ब्लैकमेल करना। और डेप्रीवेशन, अगर तो हामिल है और अपनी बीवी को उसका जरूरियात पूरी नहीं करता, उसका खर्चा नहीं देता, उसके बच्चों की जरूरियात पूरी नहीं करता, हर चीज उसके ऊपर जिंदगी की तंग कर देता है, ये एक डेप्रीवेशन का लेवल है वायलेंस का। लेकिन जो आप कह रही हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइडली देखें ना, ये पूरी एक रिसर्च है जिसमें ये कहा गया कि हर तीसरी औरत फिजिकल और सेक्सुअल तशद्दुद को एक्सपीरियंस करती है। और हैरत की बात यह है कि वो जो लोग करते हैं वो सारे उनके अपने करीबी होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको वो जानते होते हैं। अगर किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है, ये जो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है उसी ने किया है, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, उनकी रिलेशनशिप था बड़े अरसे से। सेक्सुअल अब्यूज भी उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं खवातीन के साथ होता है जो जानती होती है उन लोगों को। बिल्कुल। सेम साइकोलॉजिकल और डेप्रीवेशन भी उन्हीं, और ये एक रिसर्च है कि वो सब लोग वो होते हैं जो करीबी होते हैं। अब आप ये देखिए कि किसी औरत के साथ 50% जो है, 50% से भी ज्यादा आबादी है यहाँ पर पाकिस्तान में औरतों की, अगर उनके साथ इस किस्म के वायलेंस होते हैं तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, ये इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं उसके फिजिकल, उसके सेक्सुअल, उसके मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। और फिर सिर्फ वो औरत मुतासिर नहीं होती, उसका पूरी कम्युनिटी मुतासिर होती है, उसका पूरा घर मुतासिर होता है। अब आपकी ये बात कि आदमी ऐसा करता क्यों है, हमारी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम ये हो गई है कि तालीम तो बड़ी आम है, मैंने BS किया है, मैंने MS किया है, मैंने PhD कर ली है, मैं प्रोफेसर हूँ और ये हो गया है वो। लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट, जो आप बात कर रही ना कि आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, नहीं, आज का आदमी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। क्यों? औरत उससे ऊपर चली जाती है, जैसे वो उससे थोड़ी सी ऊपर चली जाती है उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ये मेरे से ज्यादा हो गई, इसकी पे मेरे से ज्यादा है, इसकी चीजें मेरे से ज्यादा है, इसका बात करने का तरीका मेरे से बेहतर है, इसकी सब चीजें मेरे से बेहतर है। तो वहां से उनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। वहां से आदमी अपना स्पोर्टिंग हैंड उसके पीछे से साइकोलॉजिकली उठा लेता है और फिर वो उसको साइकोलॉजिकल वायलेंस की तरफ लेके जाता है, डेप्रीवेशन की तरफ लेके जाता है, सेक्सुअली वायलेंस की तरफ लेके जाता है और अल्टीमेटली फिजिकल वायलेंस की तरफ लेके जाता है। इस केस में जो अभी रिसेंटली 2-3 हुए हैं, यही वजह है जो कि मुझे, मेरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कि वो खातून शायद उससे बेहतर थी, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो परफॉर्मेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम जोर देते हैं लड़कियों की तरबियत पे, लड़कियों को दुपट्टे ठीक लेने चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को ये, हम माएं और ये जो हमारी सोसाइटी है कि लड़कों की तरबियत पे जोर क्यों नहीं देती। हमने उन लड़कों को तरबियत को बिल्कुल छोड़ दिया है, वो बिल्कुल आजाद हैं, जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी क्योंकि एक माहिर नफ्सियात के साथ जब हम बात करते हैं तो उनके पास इतना विजडम, इतना नॉलेज होता है, हम भी चाह रहे होते हैं कि वो बात पूरी करें। लेकिन अभी ज़रा मैं अफशा तहसीन की जानिब जाना चाहूँगी क्योंकि जो घरेलू तशद्दुद या फिर ख़वातीन के ऊपर वायलेंस के ऊपर कानून साजी हो रही थी या पहले हो चुकी थी, उसके ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा सका, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर से कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियन ने उठ के घरेलू तशद्दुद के उस बिल के ऊपर सख्त एतराज़ात किए कि अगर आपने इसके ऊपर कोई कानून साजी कर दी तो खामन जो है वो अपनी बीवी को कुछ कह ही नहीं सकता, उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी, कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तो अफशा मुझे ज़रा बताइएगा किस किस्म की कानून साजी की ज़रूरत है जिसमें औरत को मर्दों के बराबर हुकूक भी मिले और अगर कोई तशद्दुद करता है घर में या बाहर तो उसको करार वाक़ई सज़ा भी मिले। अच्छा अरूज, ये जो आपने वक्फे के दौरान भी हमने बात की, अभी भी बात की कि कानून साजी जो है उस पर रेजिस्टेंस आ रही है, तो आप इस बात पे गौर करें कि ये इट्सेल्फ एक इंडिकेटर है कि मुआशरे में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही। रवैयों ऐसे हैं हमारे मुआशरे में, पैट्रियार्की ऐसी है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अभी भी एक सोशल डिवाइड है मर्द और औरत की।
तो इनकी बात को मैं उसकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन मैं इसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि कानून साजी तो एक अगला लम्हा है। हमें देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें तो मैनिफेस्टेशन होती हैं। तो आप देखें कि हमारी सोसाइटी में जहाँ गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम बच्चियों को वालिदैन परवान चढ़ा रहे होते हैं, उनकी जो परवरिश कर रहे होते हैं, चाहे वो घर के अंदर है या स्कूल्स के अंदर है, तो हमने उनको एज अ इंसान, उनके रवैयों पे, उनकी तरबियत पे कितना फोकस किया। एक बच्चा या बच्ची वही देख के बड़ा, वही कुछ करता है जो देखता है वो, तो उसका पूरा बचपन, उसका एडोलेसेंस, लड़कपन, उसकी जवानी, जो कुछ वो जिस प्रोसेस से गुजरता है, जो वो ऑब्जर्व करता है, जो उसके ऊपर गुजरती है, जो उसको तरबियत मिल रही होती है, वही कुछ वो बड़ा होके भी करता है। तो पहले तो हमें इस तमाम सोसाइटी से ये क्वेश्चन करना है कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में क्या हम तरबियत पे फोकस कर रहे हैं, क्या हम पेरेंटिंग पे कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अब हमने सिर्फ ग्रेडिंग और तालीम को ले लिया है, तरबियत टोटली माइनस कर दी है। यही वजह है कि वो बच्चा फिर उस तरबियत के बगैर जब माशरे में आता है तो वो वही कुछ कर रहा है जो उसका मन कर रहा है, जो वो देख रहा है, जो सोशल मीडिया से देख रहा है, जो उसके जज्बात उसको सिखा रहे हैं, जो उस वक्त इम्पल्सिव होके जो उसको बिहेवियर हो रहे हैं। तो देखें आप, यहूदी कौम का मैं थोड़ा सा बताऊं, कुछ मिलियन हैं जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त से उस माँ के ओवरऑल उसने क्या खाना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से उसने एक्टिविटीज उसकी होंगी, ताकि उस वक्त से उस बच्चे की तरबियत का अमल शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चा दुनिया में आता है, उस बच्चे की एक जो शख्सियत जो साजी है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, बहुत पहले की है, श्रीलंका में स्कूल में बच्चों को स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों और बच्चियों को इकट्ठा करके इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती थी कि वो छोटे छोटे बच्चे कहते थे भाई ये जो हमारी गर्ल्स क्लास फेलोज हैं, हमने इनकी रिस्पेक्ट करनी है, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी है, फीमेल्स की। तो उन बच्चों को बचपन से ही उनकी जो इनकलकेट किया जाता है, उनको स्किल्स दी जाती हैं, उनके रवैयों में तब्दीली लाने का अमल बहुत पहले से शुरू हो जाता है। और इंसान की इज्जत करना भी सिखाया जाता है। बच्चों के जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, बच्चों की शख्सियत साजी के ऊपर पाकिस्तान में ना तो कोई काम है, ना पेरेंटिंग, ना सिलेबस में है, ना सिलेबस, ना पेरेंटिंग, पेरेंट्स, ना स्कूल्स। तो आप जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हम कहते हैं वायलेंस है, तशद्दुद है, गालियां देते हैं, चोरी करते हैं। जब उसका साइंटिफिकली वो टाइम होता है जब उसकी शख्सियत पॉजिटिव हो सकती है, रवैये नरम हो सकते हैं। अब मैं अपने एक जानने वालों की बात बताऊं, वो बड़ी अच्छी माँ है, वो बेटी और बेटे दोनों से कहती है तुम भी बर्तन धोगे, तुम भी। उसकी सास उसके पीछे पड़ गई कि लड़का तो कभी काम नहीं करेगा, वो छोटे छोटे बहन भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनको ट्रेन कर रही थी घर के अंदर। तो ये वाला मुआशरा उठ के फिर ये असेंबलीज में भी है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी है, ये दुनिया के मुआशरे में जगह जगह। तो ये जो कानून साजी है, पहले तो ये फेडरल है। अभी जाना है हमें एक ब्रेक पे, और जब ब्रेक के बाद हम आते हैं तो जरा कानून साजी कैसी होनी चाहिए और हो जानी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा मोहम्मद अनवर साहब से ये भी पूछेंगे एक मर्द की तरबियत एक मर्द किस तरह कर सकता है, और उसको किस तरह एक मर्द की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि वो औरतों की ना सिर्फ इज्जत करे बल्कि हिफाजत भी करे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रोज। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रज़ा। और मोहम्मद अनवर साहब की तरफ अब जाएंगे, ज़रा ये पूछेंगे कि एक मर्द की किरदार साजी हो या औरत की किरदार साजी हो, उसमें घर का कितना अमल दखल है, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो वर्क प्लेस है उसका कितना अमल दखल है। लेकिन सबसे पहले ये कि एक मर्द का जो किरदार है उसको किस तरह से बनाया जाए और उसको किस तरह से बताया जाए कि उसने दूसरे इंसान और स्पेशली जो औरत है या ट्रांसजेंडर है उसकी इज्जत किस तरह से करनी है, रिगार्डलेस द जेंडर। एक जो ह्यूमन है, इंसान है, उसकी इज्जत कैसे करनी है। तो सर कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मर्द की या औरत के किरदार साजी का? उसमें मुआशरा जो है वो शामिल है, सिर्फ ये नहीं कि माँ या बाप शामिल हैं या घर वाले हैं या स्कूल है, पूरा मुआशरा हमारा एक शामिल उसमें है कि औरत की इज्जत करें और उनको ये सारा वो करें। अभी भी जिस तरीके से पॉलिटिकली तौर पे हम आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे एक बड़ी लूज लैंग्वेजेस ये वो लेडीज़ के खिलाफ यूज़ कर रही होते हैं और उसको ड्रामेबाजी, एक तमाशा बनाया होता है। इवन कि किसी के अगर अच्छे भी काम में वो कर रहे हैं तो उसको एक फन एक बना देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं हो, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से हो। और स्पेशली औरतों के बारे में ऐसे ऐसे रिमार्क्स देते हैं, वो फन, वो इतनी वो हम बाजारी लैंग्वेज हम कहेंगे उसको, बाजारी लैंग्वेज है वो उसको करते हैं और वो एज ए फन होता है
कि हाँ यार नहीं वरना तो हम तो ऐसे करेंगे। मकसद ये है कि जो भी आखिर में जो क्राइसिस या जो भी ब्लेम आ रहा है वो औरत के ऊपर ही आ रहा होता है, उसके ऊपर। ऐसा नहीं है, बीइंग ह्यूमन बीइंग आपके वो इक्वल, आपके इक्वल है, उसकी भी रिस्पेक्ट उतनी है जितनी आपकी रिस्पेक्ट है। मतलब ये नहीं है कि उसकी रिस्पेक्ट कम है और आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, और उसमें सिर्फ घर वालों की वो नहीं है। अब वो बाहर बच्चा देखता है, बाहर भी देख रहा है, मुआशरे में बाहर देख रहा है कि जी हमारे ये बाकी लीडर जो है वो क्या कर रहे हैं। लीड तो वही कर रहे हैं ना, जो लीडर आपका है वो अच्छे तरीके से आपका एक रख रखाव कर रहा है, दूसरे भी उसके इन्फ्लुएंस्ड होंगे। जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपका मुआशरा जो वो उसको वो फॉलो कर रहा है कि लीडर आपके ड्रामों के अंदर आपको वो कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। आपके जो एक लीडर जो है वो जिस तरीके से करता है, अगले दिन वही डायलॉग बच्चे बोल रहे होते हैं सारे कि मेरा लीडर ये कर रहा है। आपका लीडर अगर वो रिस्पेक्ट दे रहा है कि मैं ये रिस्पेक्ट दूंगा, एक फॉलो अप उसी का चलेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे लीडरान की वो बनती है, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकली तौर पे हो, चाहे किसी भी। सबसे बड़ी बात उनकी है, वो एक एज ए मॉडल बने। जब वो एक ढोंग चला रहे होंगे तो बाकी नस्ल वो कहते हैं यार ये तो सारा ड्रामेबाजी है सारी। और फिर उसके बाद फिर आर्टिफिशियल नहीं है हमारी। वही अभी मैडम ब्रेक में मैडम आफशान से बात हो रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें। आप घरों में फड्डे पड़ रहे होते हैं, हमारी लड़ाइयां हो रही होती हैं, हर घर में होता है। ये नहीं कि जब टू ह्यूमन बीइंग्स हम हैं, हमारे डिफरेंसेस होते हैं, हमारी हर एक सोच अलग है, मेरा कुछ और पॉइंट व्यू होगा, आपका वो और होगा, लेकिन एक पॉइंट पे हमने दोनों बैठना है। सबने, घर वालों ने बैठना है, इस तरीके से आपके जो कुलीग्स हैं उन्होंने बैठना है, मुआशरे में पॉलिटिकल पार्टीज ने एक पॉइंट पे बैठना है। लेकिन अब हम कहीं के निजी हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बैठेंगे नहीं, हम वायलेंस करेंगे। हम हमारा सीधा जो है वो ये है कि हम बंदूक और गोली की बात करेंगे, तो वो उससे मुआशरा जो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। डायलॉग नहीं करते, एक टेबल पर नहीं बैठते, बल्कि हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट वायलेंस पर चले जाते हैं। जरा देखते हैं कि हमारी माहिर नफ्सियात डॉक्टर शादिया शहजादी क्या फरमाती हैं कि जब वायलेंस होता है, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, या फिर जो अभी आपने एक लफ्ज और भी यूज किया था डेप्रीवेशन, जब उस पर चला जाता है, ये जो वायलेंस का लेवल है, उसके बाद जो विक्टिम है उस पर अगर वो जिंदा बच जाए, वैसे तो जान से अब मार दिया जाता है, जो विक्टिम है उसके ऊपर क्या गुजरती है और उसकी जो फैमिली है वो किस किस्म के हालात, वाकयात और किस किस्म के सदमात से गो थ्रू करती है, वो जरा मुझे बताइएगा। अच्छा अरुष साहबा, ये जो जितने भी वायरस आते हैं ना, इसके बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, औरत पर भी, माशरे पर भी, सोसाइटी पर भी। सबसे पहले इंक्रीज हो जाता है डिप्रेशन का रेट। डिप्रेशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है। वो जो विक्टिम है या तो बहुत बहुत लंबे अर्से तक उदास रहेगा, सैड रहेगा, रोएगा, चुप कर जाएगी, फिर रोएगी, फिर और वो फेज बार बार उसकी लाइफ में आते रहेंगे और वो एक डिप्रेशन फेज में चली जाएगी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगी। दूसरा, बार बार एंजाइटी के अटैक्स आएंगे। एंजाइटी का अटैक आने का मतलब ये कि बेचैनी, घबराहट, दरवाजा खोल दो, ये खोल दो, मुझे कुछ हो रहा है। और एक इसको हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी, मतलब किसी चीज का भी तशवीश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खौफ नहीं है, लेकिन आपको हर चीज से तशवीश हो रही है। अभी ये हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, कुछ देर में ये होने वाला है। और अगर जो विक्टिम इन चीजों से गुजरा है तो उसके अंदर अगर वो बच गया है तो एक और चीज जो आती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब स्ट्रेस में तो वो उस वाकये के बाद या इवेंट के बाद स्ट्रेस में तो थी, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसके फ्लैशबैक्स बार बार आते हैं, उसको वो बार बार मेमोरीज याद आती हैं और फिर वो बेचैन हो जाती है, और उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिससे निकालना पेशेंट को बहुत जरूरी है। और उसके बाद इसके अलावा हाई रिस्क पे चला जाता है वो बंदा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के मामले में, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर वो इन सब चीजों से नहीं बच सकता या नहीं हो सकता और ये सब चीजें उसके साथ चल रही हैं साइकोलॉजिकली, तो जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है दैट इज सुसाइड। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं क्योंकि वो इनसे नहीं निकल पा रहे साइकोलॉजिकली। इसके अलावा जो फैमिली के अंदर उसके इफेक्ट आएगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम उस बंदी के अंदर या पेशेंट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे, उसका वो एग्रेशन में आ जाएगी, वो एक नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू हो जाएंगे, उसके अपने इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये सब तो जो है वो एक विक्टिम या उसकी फैमिली गो थ्रू कर रही है, लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसका वायलेंस रोकने के लिए कानून साजी जो है वो मुझे जरा बताइए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है। कानून साजी किस किस्म की होनी चाहिए, कब तक हो जानी चाहिए? अब
अच्छा देखिए, इसके लिए कानून साजी बहुत जरूरी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इसको जब कह देते हैं कि जरूरत नहीं है, हमारी औरतें ऐसे करेंगी वैसे करेंगी, हमारी साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इसका ये मतलब है कि आप ऐसा कोई मैकेनिज्म अपना यूज करते हैं जिसमें आप अपने आप को डिफेंस कर रहे होते हैं, मतलब आप अपने घर में वायलेंस कर रहे हैं और आप ऐसे कानून की मुखालफत जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुद को डिफेंस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप अफसर से भी राय ले लेते हैं कि कानून साजी अब हो जानी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, मैं सबसे राय लेना चाहूंगी। एक चीज सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम मर्द और औरत से यूजुअली गलत कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं कि मर्द और औरत की बराबरी। मर्द और औरत की बराबरी का ये मतलब नहीं कि खाना मैं नहीं पकाऊंगी, बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, कपड़े मैं नहीं धोऊंगी। अरे नहीं बाबा, बराबरी का मतलब ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की डिग्निटी को देखना, एक दूसरे को इज्जत देना, और स्पेशली जब वर्क प्लेस पे काम करें तो इक्वली उनको टारगेट किया जाए कि ये इक्वली काम करते हैं तो इक्वली पेमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अफशा, आप क्या कहते हैं, कानून साजी कितनी इम्पोर्टेंट है? जी, किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी शहरी अपना हक तभी ले सकता है जब वहाँ पे कानून मौजूद होता है, और उस कानून के तहत ही अगर कोई उसको मसला है, किसी किस्म का इशू है, तो वो उसके मुताबिक अपना हक ले सकता है। तो कानून साजी अभी जैसे रिसेंटली एक बिल जो है वो पेश किया गया है और अभी तक उस पर रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हम रवैयों के तब्दीली के बाद अगर मसला आता है, रेजिस्टेंस आ रही है अफशा, ये वो लोग कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि हम औरतों के ऊपर घरेलू तशद्दुद का जो कानून है वो इसलिए नहीं लाना चाहते कि औरतें हाथ से ना निकल जाएं। ये क्या एक रवैया है? अच्छा, ये मैं हैरान हूँ कि जब कानून साजी या किसी किस्म के खवातीन की सपोर्ट की बात होती है तो सिर्फ बीवियों को क्यों सोचा जाता है? सब लोगों को मैं देखती हूँ अपनी बेटियों के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, और हर रूप में जो भी औरत है, तो मुझे लगता है कि कानून साजी जो है वो भी होनी चाहिए और उसके अंडर जो है वो अदारे ऐसे होने चाहिए। पुलिस तो आखिरी जो एक मुकाम होता है, उससे पहले ऐसे अदारों का होना और फंक्शनल अदारों का होना जरूरत है, जहाँ पे औरत जो है उसको दादरसी मिले। आखिरी मिनट है सर। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमारे माशरे में बहुत कम हो रही हैं। हमने हमारे जो डेज थे वो कभी बसंत था या जो ठीक है प्रॉब्लम्स थे, उसमें आस्ता आस्ता वन बाय वन सबको कर्टेल कर दिया हमने। हमारे पास स्वाय अंदर बैठ के घुसने के और कुछ भी नहीं है। आप अगर इस तरीके से अपनी यूथ को और बाकियों को हम बाहर निकालते हैं कि आप फन क्रिएट करें, बाहर जाएं, भागें, वहाँ हाइकिंग करें, वॉक करें, पार्क्स में जाएं, इससे बहुत ज़्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन खासतौर पर जो कोरोना के दौर में हुआ है हमने देखा है उसके कि जो लोग बाहर पार्कों में या बाहर हाइकिंग में या साइकिलिंग वो कर रहे होते थे वो दूसरों से कम डिप्रेस थे। अदरवाइज घरों में रह के तशद्दुद हो रहा होता है। हमारी जो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह के रिक्रिएशन एक्टिविटीज ज़्यादा करें ताकि बाहर जाके उस फन को एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अफशा तहसीन साहिबा आपका, और हमारे डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शादिया शहजादी साहिबा आपका भी। आप लोगों का जो डायलॉग था, मुझे लगता है कि जिसने आज ये सारी बातें सुनी होंगी, कम से कम वो ख़वातीन या वो हजरात जिन्होंने आज का डायलॉग जो है वो सुना है, अपने घर में फोकस कर सकेंगी कि उन्होंने अपनी बेटी की और बेटे की या बहन या भाई की या फिर जो घर के औरतें और मर्द हैं उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत साजी में क्या किरदार अदा करना है और किस तरह से उनको ये बताना है कि एक इंसान की इज्जत करना सीखें और उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करना सीखें। मेरा ख्याल है कि इज्जत और हिफाजत, अगर ये दो चीज़ें हम अपने मुआशरे को सिखा दें तो काफ़ी हद तक जराइम में कमी वाक़या हो जाएगी। उरूज रज़ा सियामी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।